गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ बाजार दर्शन का रिवीजन करेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इसलिए हम सबसे पहले संक्षेप में जैनेंद्र कुमार का जीवन व साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालेंगे। जैनेंद्र कुमार का जन्म वर्ष 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार का योगदान उल्लेखनीय है। जैनेंद्र ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र ने एक गंभीर चिंतक के रूप में भी ख्याति अर्जित की है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार हैं। उपन्यास में परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र। त्यागपत्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में भी इनका काफ़ी योगदान है, जिसमें फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब आदि। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें पूर्वोदय, सोच विचार, समय और हम। जैनेंद्र को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही वे साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत भारती सम्मान से भी अलंकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद पाठ शुरू करने से पहले मैं पाठ बाजार दर्शन की थोड़ी सी संक्षेप में रूपरेखा आपको बता दूं। बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार ने बाजार की जादुई ताकत से पाठकों को परिचित कराते हुए उससे सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। यह भगत जी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। इस पाठ के माध्यम से जैनेंद्र स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बाजार की अनावश्यक चमक दमक में फंसने से असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक एक बिंदु लेकर मैं पाठ का सार आपको संक्षेप में बता दूं। पहला बिंदु लेंगे हम बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। इस बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद के संदर्भ में पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज़ लेने गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। लेखक के अनुसार कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए
पैसे को जोड़कर ही गर्व अनुभव करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया, जो बाजार से कुछ भी नहीं ला सके और वे अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही खुश हैं। इस प्रकार वह भी उपभोक्तावाद के शिकार है। अब हम पाठ के संदर्भ में बाजारवाद का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में संक्षेप में मैं आपको बता दूं। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं, वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया। इस कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में सब कुछ उसे पसंद आया, किंतु वह कोई एक या दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता, और वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी ही आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। अब हम बाजार का जादू और लेखक की उस पर क्या राय है, इसको पाठ के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है, और यदि जेब भरी है तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे, परंतु व्यर्थ की। अंततः यह आपके सुख की तुलना में दुखदाई अधिक होगी। व्यर्थ की चीजों की खरीदारी से बाजार का जादू और ज्यादा प्रभावी होता है। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हों कि आपको क्या खरीदना है। मन को जबरदस्ती दबाना भी उचित नहीं है, और मन को इतनी भी आज़ादी न हो कि आप ही उसके पीछे चलने लगे। हालांकि मन के उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, या कह दो आप कि मन के प्रयोजन को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। लेखक के अनुसार बाजार जाने से पूर्व ही मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है। इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने को बचा पाएगा और उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु उसे आनंद प्रदान करेगी। अब हम इस पाठ का मुख्य बिंदु, जो लेखक की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला क्या है। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए।
लेखक के अनुसार चूर्ण बेचने वाले भगत जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि वे उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते तो मालामाल हो जाते, किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई हो जाती थी तभी तक वे चूर्ण बेचते थे। फिर उसके बाद तो वे मुफ्त में ही चूर्ण बालकों को बांट देते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई करने की नहीं सोची। भगत जी का भले ही अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान शून्य हो, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है, क्योंकि भगत जी को बाजार की चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी। वे एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। लेखक ने इस संदर्भ में एक और उदाहरण दिया है। यदि कई बार कोई मोटर धूल उड़ाती हुई जाती है तो हम सोचते हैं कि काश हम भी किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होते और हम भी कार में जाते, किंतु यह सोच भगत जी को अपनी ओर नहीं खींचती। भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे उनके सामने पैसे की तमाम व्यंग शक्ति असफल हो जाती है। लेखक की दृष्टि में उस बल को कोई नाम नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक बल होता है। वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। अब लेखक की दृष्टि में और पाठ के संदर्भ में बाजार की वास्तविक सार्थकता और मनुष्य का योगदान क्या है। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति पैसे की परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति को ही बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों के उदाहरण दिए हैं। वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह वास्तव में अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी तथा ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु उनके बीच शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है।